मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीश प्रसाद जी वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि बहन कांता देवी मूसर जी, कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त अधिकारी महानुभाव, आमंत्रित माताओं बहनों, प्रिय स्वयंसेवक बंधु, आज से 100 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के नागपुर शहर में उस समय के समाज जीवन में अनेक प्रकार के काम करते हुए राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव लेते हुए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस संगठन की स्थापना की। स्थापना के पूर्व समाज जीवन में भिन्न भिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए डॉक्टर जी का अनुभव था, हमारा देश लंबे समय से विदेशी आक्रांताओं का शिकार या पराधीन इस प्रकार की स्थिति रही है। लेकिन उससे पूर्व का जो समय रहा, हजारों वर्ष तक दुनिया में आर्थिक सामाजिक सभी दृष्टि से दुनिया का नेतृत्व करने वाला इस प्रकार का अपना देश रहा। लेकिन बीच के कालखंड में समाज में जो दोष व्याप्त हुए उसका परिणाम था प्रारंभ में आक्रमणों के कारण से अनेक प्रकार से देश को हानि, और उसके पश्चात पराधीनता, मुगलों की बात में अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की पराधीनता का भी जब विश्लेषण करते थे तो ध्यान में आता था कि व्यापार करने के लिए 7 समुद्र पार से आए हुए अंग्रेज मुट्ठी भर संख्या में आए और इतने बड़े देश के शासक बन गए। तो कारण क्या? एमबीबीएस किया था, डॉक्टर थे। डॉक्टर का स्वभाव होता है मरीज को देखना, भिन्न भिन्न प्रकार से परीक्षण करना, बीमारी कौन सी है मैं उसकी पहचान, और जब बीमारी समझ में आ गई तो उस बीमारी के अनुसार उपचार। डॉक्टर जी डॉक्टर थे, उस समय गिने चुने डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी पूरा देश बीमार, समाज बीमार, और इसलिए किसी व्यक्ति उसके रोग के उपचार के बजाय अपने देश में जो भिन्न भिन्न प्रकार की कमियां दोष आ गए जिसके कारण से हम पराधीन हुए, उनका उपचार करने की आवश्यकता है। बीमारी सभी जानते थे, सब सहमत थे। हमारे समाज का असंगठन, परस्पर की फूट, लेकिन यह इतना गहरा रोग है कि इसका उपचार संभव नहीं। अनेक लोगों ने प्रयत्न किए, प्रयास किए, सफलता मिली नहीं, और इसीलिए चर्चा परामर्श में यह स्वर उभरता था
बीमारी तो असंगठन है, लेकिन हिंदू समाज इतना बटा हुआ है कि उसका संगठन करना समय गंवाने के अलावा और कुछ भी नहीं, समय बर्बाद करना। लेकिन डॉक्टर जी का वैशिष्ट्य यही था कि उन्होंने उपचार के लिए लंबा समय लगेगा, कठिन है, लेकिन अगर बीमारी है तो बीमारी का एक उपचार करना पड़ेगा। बीमारी बोलने से उपचार होता नहीं, और कोई करे ना करे, कोई साथ आए ना आए, मैं ये काम करूंगा। बहुत हमारे जैसे सामान्य कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के काम शुरू किया, छोटे से स्थान मोहिते के बाड़े से, और वहां से आगे बढ़ते हुए नागपुर शहर के भिन्न भिन्न इस प्रकार की, जैसे हम झोटवाड़ा बस्ती में रामनगर में बैठे हैं, इस प्रकार के नागपुर शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर, और नागपुर से बाहर फिर कुछ भिन्न भिन्न शहरों में, प्रांतों में क्रमशः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम फैलता चला गया। लेकिन जितना सरलता से हम कहते हैं वैसा संभव था नहीं। अनेक प्रकार की बाधाएं, अवरोध थे, परकीय शासन था, उनकी नजर थी। देश भर में भी अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की रियासतों वगैरह के शासन थे, उनकी भी नजर रहती थी, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। समाज जीवन में भी अनेक लोग थे जो अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े करते थे। असंभव है यह कहने वाले तो बहुत आए थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। लेकिन डॉक्टर जी के जीवन का वैशिष्ट्य है कि वो अनेक प्रकार के गुणों का संगम था। बहुत निर्धन परिवार, लेकिन उसके पश्चात भी मन इतना दृढ़ कि साधनों की आवश्यकता रहती है, लेकिन साधनों से भी आवश्यक होता है संकल्प। मैंने कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण। सत्व के आधार पर सफलता मिलती है। उपकरण ठीक है, लेकिन अगर सत्व है, सत्य है। रामायण काल का भी हम देखते हैं, भगवान राम का जब सामना हुआ रावण के, तो भगवान राजा राम नहीं थे उस समय, वनवासी राम। और वनवासी राम रहते हुए कौन थे साथ में? कोई बहुत बड़ा सैन्य दल था, बहुत बड़े शस्त्र थे, बहुत बड़े सेनापति थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वन में रहने वाले जो सामान्य वानर थे, भालू थे, उन सबको जुटाया, और उन सबको जुटा करके सत्य की एक आकांक्षा, असत्य के मार्ग पर चलने वाले का होगा बड़ा कद, होगी बड़ी सैन्य शक्ति, लेकिन एक सत्य का जो संकल्प है, उस संकल्प को आधार बना करके, और वह जो युद्ध हुआ, रावण की पराजय, वो रावण की पराजय आज भी हम स्मरण करते हैं। आज भिन्न भिन्न गली मोहल्लों से लेकर के और भिन्न भिन्न स्थानों पर पुतला बनाते हैं, रावण का जलाते हैं। रावण का पुतला जलाते हुए कहीं न कहीं मन में सत्यमेव जयते, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर चलने वालों की ही विजय हो। थोड़े समय के लिए लग सकता है कि नहीं, असत्य भी चलता है, थोड़े समय के लिए लग सकता है, अनैतिकता भी चलती है, मिलावट भी चलती है, लूट भी चलती है,
लेकिन हजारों वर्षों का निष्कर्ष है, भारत जैसा समृद्ध राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाता था, घी दूध की नदियां बहती थी, अनेक प्रकार से इसके वैभव का वर्णन हम सुनते हैं। पूरी दुनिया भर में इस प्रकार की एक मान्यता रही, केवल कहानी में। अतीत के गौरवशाली प्रश्नों से भरा पड़ा है इतिहास। हमको लूटने वाले लगातार वर्षों तक यह प्रयत्न करते चले। 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अनेक नाम हम सुनते हैं, कोई गोरी का सुनते हैं, कोई गजनी का सुनते हैं, कोई खिलजी का सुनते हैं। मुगलों का एक पूरा साम्राज्य रहा, अंग्रेज आए थे, 200 वर्षों तक उन्होंने भी लूटा। हमारी समृद्धि की साइज इतनी बड़ी थी कि एक दिन, एक वर्ष, 100 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्षों तक यह लूट का क्रम चला। फिर भी जो लूटने वाले थे, जिन्होंने इतना लूटा कि उनके साधन कम पड़ गए, हमारी समृद्धि समाप्त नहीं। इसीलिए एक के बाद एक अनेक प्रकार के आक्रांता लुटेरे आते चले, शासन भी किया उन्होंने। लेकिन जो लूटने वाले थे वो कहाँ हैं? कौन जानता है? गोरी के वंशज इतने समृद्ध हैं, गजनी के वंशज इतने समृद्ध हैं, खिलजी के वंशज इतने समृद्ध हैं, मुगलों के वंशज इतने समृद्ध हैं। और व्यक्ति समूह को छोड़े तो राष्ट्र के नाते भी जो ब्रिटेन, इतने बड़े भूभाग पर जिनका शासन था, हमारे साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ऐसा बड़े गर्व से वो कहते थे। Ours is an emperor where sun does not set। ये वास्तविकता थी। पूरे कनाडा से लेकर के इधर सिंगापुर तक इतने बड़े भूभाग पर शासन था कि इधर अस्त होता था तो उधर उदय हो जाता, उधर अस्त होता था तो इधर उदय हो जाता। इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाले 200 वर्षों तक हमारे देश को भी पराधीनता के जाल में जकड़ करके रखने वाले, लूटने वाले, और केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, शिक्षा पद्धति के दृष्टि से हमारे सारे मानसिकता को भी गलत दिशा में मोड़ने वाले, अतीत के गौरव से हमको काटने वाले, जड़ों को खोखला करने वाले, वो अंग्रेज भी आज 2025 में कहां खड़े हैं? लूट और अनैतिकता, व्यक्ति हो, समूह हो या राष्ट्र हो, ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं। अच्छे संस्कारों से, नैतिक आधार पर, सबके हित का ध्यान में रखते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखते हुए, हजारों वर्षों तक हमने दुनिया का नेतृत्व किया। सर्वोच्च शिखर पर रहे, कभी हजारों वर्षों तक यह क्रम चलता चला गया। अभी जो प्रगत राष्ट्र मानते हैं हम बहुत समृद्ध है, इस प्रकार का दम भरते हैं, 100-150 वर्ष उनका कुल मिलाकर जीवन काल उसमें लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे। आज भी कई बार हमारे देश में भी ये जो बाहर की कहीं न कहीं एक मानसिकता का रोपण करने का प्रयत्न होता है, स्थापित करने का प्रयत्न होता है, कुकैट को किसी भी तरह से पैसा कमाओ, ये हमारे देश का विचार नहीं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। सभी माताएं, महिला वर्ग माता के समान है, पुराया धन मिट्टी के समान है। हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद का पहले ही श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां ग्रह कृस्य सिद्धर्म। ईश्वर का व्याप्त ये सारी सृष्टि में से जो भी कुछ है, उसमें जो भी मैं अर्जित करता हूं, सब मेरा है ऐसा नहीं। उसको देना, छोड़ना, जो इनको आवश्यकता है, जो
कहीं ना कहीं पीड़ित हैं उनको देना। उसके बाद में ऋषि ने कहा है, किसका हुआ है धन, मां ग्रह कस्य धन, किसका हुआ? लक्ष्मी तो चंचल है, हमारे यहां पर कहा जाता है। अर्थ के संदर्भ में एक मान्यता हमारे यहां पर रही, उसी के अनुसार सत्कर्म करते हुए, सबका पोषण करते हुए, सबके प्रति सद्भावना रखते हुए उसका उपयोग करने की जो परंपरा रही, उसका परिणाम था हजारों वर्षों तक दुनिया का हम नेतृत्व कर सके। डॉक्टर जी ने उस समय की जो सारी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियां में अर्थाभाव के पश्चात भी अत्यंत निर्धन परिवार, जिसमें 2 समय का भोजन भी कभी कभी उपलब्ध नहीं होता था। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, पहली आवश्यकता व्यक्ति परिवार, उसका सुख है, लेकिन हमारे देश में अनेक उदाहरण हमको मिल जाएंगे जिन्होंने व्यक्ति परिवार से ऊपर उठ करके देश समाज के हित को प्राथमिकता दी। डॉक्टर जी भी उसी प्रकार के थे। पराधीनता का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया था, कौन से तरीके से हम पराधीनता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। अनेक संस्थाओं का अनुभव लिया था, बहुत अच्छे से उद्देश्य को लेकर के चलने वाले संगठन भी बीच रास्ते में कई जगह भटके, मार्ग से भटक करके केवल इतिहास की पुस्तकों में नाम रह गए। ऐसे अनेक प्रकार के चलने वाले कामों का भी उन्होंने विश्लेषण किया था, और उसी में से नित्य 1 घंटे के लिए हिंदू समाज के लोग इकट्ठे आए, इसके लिए शाखा, सर्वसामान्य लगने वाले उसी शाखा के माध्यम से आज 2025 में जब 100 वर्ष पश्चात विश्लेषण करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। लेकिन केवल संगठन खड़ा हो जाना है बड़ा नहीं, तो भारत माता की जय होना चाहिए, हम प्रार्थना में नित्य बोलते हैं। भारत राष्ट्र का जितने सारी बीमारियां हैं देश भारत माता की, उससे भारत माता को मुक्त करवाना। 100 वर्षों में इस शाखा के माध्यम से निकले हुए जो अनेक स्वयंसेवक कार्यकर्ता थे, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में जाकर के वहां पर राष्ट्र प्रथम की भावना के आधार पर काम खड़ा किया। मैं भी एक संगठन चलता है एमएसएमई का, क्षेत्र को वो कवर करता है, लघु उद्योग भारती, उसका संगठन मंत्री 11 वर्ष से काम करता हूं उसमें, उससे पहले अनेक काम किया, आपने सुना। अब उद्योग जगत में आज की तारीख में अपने देश में भी, दुनिया में भी, जहां 62,000 मेंबर हैं जो इंडस्ट्री जिनके, ऐसा कोई संगठन, तो जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां पर भी स्वयंसेवक गए, काम खड़ा किया। किसानों के क्षेत्र में तो भारतीय किसान संघ, मजदूरों के क्षेत्र में तो भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थियों के क्षेत्र में तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती। जीवन के हर क्षेत्र में जहां जहां पर भी स्वयंसेवकों ने काम खड़ा किया, आज प्रथम क्रमांक के उस क्षेत्र के संगठन। लेकिन संगठन बड़ा बन गया, इसके कारण से हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं। सब एक ही काम में लगे हुए, तेरा वैभव अमर रहे, वहां दिन 4 रहे न रहे। इस भावना को अंगीकार करने की प्रेरणा मिली डॉक्टर जी से। प्रारंभ से ही उनके जीवन मन में एक स्पष्ट कल्पना थी, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए नहीं, 1 घंटा जब इकट्ठे आते हैं, एक पंक्ति में खड़े होते हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं, किसी प्रकार का आर्थिक सामाजिक किसी प्रकार का भेद नहीं, एक पंक्ति में एक साथ खड़े होकर के जब भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से अपने तन को, मन को शुद्ध करते हैं, भारत माता की प्रति भक्ति की भावना जागृत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बौद्धिक के माध्यम से, अवतरण गीतों के माध्यम से। उसके कारण से 100 वर्ष में भारत के भौगोलिक दृष्टि से भी सर्वव्याप्त, और जितने सारे समाज के भिन्न भिन्न अंग उपांग हैं, उनमें सब में भी संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक सब जगह पहुंचे। और हमारा सामान्य प्रयत्न है सबका, आचरण कैसा है,
संघ की शाखा में आ गए 1 घंटा, केवल 1 घंटा नहीं, 1 घंटे में तो हम जो कुछ सीखते हैं 23 घंटे में उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ पे। शाखा में आए 1 घंटा और 23 घंटे में भूल गए, ऐसा नहीं। सदैव स्मरण रहे मैं स्वयं से हूं। मैं भारत माता की जय में लगे हुए कार्य के लिए मैं कृत संकल्प हूं, कटिबद्ध हूं। भारत को भारत बनाने की ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई का मैं योद्धा हूं। जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का ये जो संकल्प है, उसी संकल्प का परिणाम है। आजादी के 77 वर्ष 50 सारी चुनौतियां समाप्त हो गई हमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का जो अतीत रहा, गौरवशाली अतीत रहा, हमारे देश का जो भविष्य में सब प्रकार से उन्नति करने की जो संभावनाएं हैं, जिन्होंने हमसे छीना वो जानते हैं हमारे देश का सामर्थ्य कितना है। हम शून्य से लेकर के और शिखर तक पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, कर भी रहे। और इसीलिए हमसे ज्यादा हमसे जिन्होंने छीना वो हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति को जानते हैं, और इसे उनका प्रयत्न है हम अपने आप को न पहचाने। अनेक प्रकार के षड्यंत्र प्रपंच वो चलते हैं, हम सब जानते हैं। अपने ही देश के लोगों को शिकार बना करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाने के प्रयत्न चलते रहे, आज भी चलते हैं। उन सारे षड्यंत्रों को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए, उनसे लड़ते हुए देश को आगे बढ़ाना। और हम सब जानते हैं कि भारत का वैभव यानी सारे दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी। भारत में कोई स्थान नहीं छल प्रपंच के लिए, भारत में कोई स्थान नहीं लूटपाट के लिए। हजारों वर्षों तक दुनिया में समृद्धि के शिखर पर रहने वाला हमारा देश, अनेक चक्रवर्ती सम्राटों का वर्णन हम सुनते हैं, इतनी सामर्थ्य थी। लेकिन जहां पर भी हम गए, प्रणवंतो विश्वम आर्यम, सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, इस भावना से। सारी दुनिया मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। आज का सारा बाहर की जो मिलावट है, इसका प्रभाव आज हमारे ऊपर भी है, तो आज हम भूल गए हमारी कुटुंब परंपरा, हमारी परिवार व्यवस्था। सारी दुनिया को देने के लिए अगर हमारे देश में सबसे बड़ा उपहार है तो हमारी ये परिवार परंपरा है, कुटुंब परंपरा, जिसने सदियों तक हमको बांधे रखा, सब प्रकार के प्रहारों से हमको बचाया। वो कुटुंब परिवार व्यवस्था कैसे नष्ट हो, इसके लिए अनेक षड्यंत्र टीवी के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से ये सब चलता है। अपने देश की किसी भी पेड़ की सामर्थ्य होती है उसकी जड़ें। जड़ें मजबूत है तो वो पेड़ में फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, छाया भी देता है, पर्यावरण का शोधन भी करता है। सब प्रकार के आंधी तूफानों का सामना करने की उस पेड़ में क्षमता भी होती है। लेकिन पेड़ की जड़ें अगर कमजोर हो गई तो न तो फल लगते हैं, न फूल लगते हैं, न छाया होती है, न पर्यावरण का शोधन करने की क्षमता होती है, न आंधी तूफान का सामना करने की क्षमता होती है। हमारे देश की ये जो ब्यूटीफुल ट्री है हमारा देश, भारत माता, इसकी जड़ों में अगर हम जाते हैं तो उसमें हमारे जो संस्कार व्यवस्था रही, हम रहे समृद्ध सोने की चिड़िया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा ज्ञान का केंद्र रहा, हमारी समाज व्यवस्था रही। ताले नहीं लगाते भारत में, हमने देखे नहीं कहीं ताले। हजारों वर्षों तक जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आते रहे, उन्होंने देखा भारत कैसा है। इतने सचरित्र लोग हैं, इतने संस्कारवान लोग हैं, पराई संपत्ति के ऊपर कोई कुदरती नहीं। इसलिए हमने ताले नहीं देखे, हमने जेल नहीं देखी, हमने पुलिस नहीं देखी। आज से तुलना करते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है। हमारे देश का वर्णन शायद किसी ने
वैसे लिख दी होगी कोई कहानी, नहीं हमारे देश का बना। आज जो हम देख रहे हैं कई भिन्न भिन्न प्रकार के विकार दोष, ये हमारे नहीं, ये बाहर का जो अनेक प्रकार से हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से मिलावट करके हमसे थोपा गया, शिक्षा पद्धति के माध्यम से थोपा गया, उसका परिणाम। उस बाहर की सारी मिलावट से मुक्त होना यह भी एक संघर्ष है, चुनौती है, युद्ध है। पंच परिवर्तन के माध्यम से हम इस आने वाले से एक वर्ष में आगे भी वो सब चलेगा। पर्यावरण शुद्धि के लिए जो आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण का, सारी प्रकृति उसका स्वरूप बना रहे, वो हमारी मित्र रहे, हर बार उसकी परीक्षा न लें, उसका संरक्षण करें। प्रकृति मित्र होती है, मानव मित्र होती है। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें अनेक प्रकार से प्रकृति को हानि, उसका नुकसान और उसका परिणाम भी है। सर्दी में सर्दी नहीं कई बार लगता है, गर्मी में इतनी गर्मी, या फिर बहुत एकदम से बरसात हो गई, बरसात में जैसी बरसात चाहिए वैसे नहीं, एक साथ हो गई 3 इंच 4 इंच 5 इंच 4 घंटे में, 3 घंटे में, कई बादल फट रहे हैं। ये जो सारा प्रकृति के संरक्षण के लिए जो आवश्यकता है, जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं को पालन करना, उसके लिए सारे समाज को जागृत करना। अधिकतम पेड़ लगाएं, पानी का संरक्षण करें, मिलावट ना हो उसमें, पानी शुद्ध रहे। भिन्न भिन्न प्रकार से जो आवश्यकताएं हैं, फर्स्ट यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। फिर सामाजिक समरसता आज की आवश्यकता है। हमारे देश में जो पराधीनता के लंबे कालखंड में जो दोष व्याप्त हुए, उसमें सबसे बड़ा दोष है छुआछूत। हमारे तृतीय सरसंघ चालक थे परंतु जी बाला साहब देवरस, उनके एक व्याख्यान में उन्होंने बोलते हुए कहा था, अगर छुआछूत दोष नहीं है, अपराध नहीं है, तो दुनिया में कोई अपराध नहीं। उससे पहले पूज्य गुरुजी ने जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, उडुपी में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, हिंदव सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, सब सहोदर हैं सारे हिंदू समाज के, आपस में भाई है। एक माता के पुत्र होकर के कैसे हम उच्च नीच हो सकते हैं? सारे संतों की उपस्थिति में उद्घोष हुआ, तब से अनेक प्रकार के प्रयत्न प्रयास चले, अभी भी है मन में वो कैसे बड़ा मन करके सब सहोदर बने, इस प्रकार की भावना जागृत करना। अभी जो वर्तमान परम पूज्य सरसंघ चालक हैं उन बागवत जी, अनेक वर्षों से उनका आग्रह है, एक कुआं हो, एक मंदिर हो, एक शमशान। तो सामाजिक समरसता, ये जो दोष है, चींटियों की भी शुभेच्छा रखने वाले, उनको भी दाना खिलाने वाले, सबके प्रति शुभेच्छा रखने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखने वाले, आपस में मैं ऊंचा वो नीचा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बाहर की मिलावट का परिणाम है। इससे मुक्त होना या चुनौती है, इसको हमको आगे बढ़ना है, इसको परास्त करके। तीसरा है अपनी कुटुंब परिवार व्यवस्था, जो हमारी बहुत बड़ी पूंजी रही, उसको आज का जो परिवेश है उसमें अनेक प्रकार से कभी बैठना नहीं। छोटा परिवार है, हिंदू समाज ने स्वीकार किया है छोटा परिवार, दुर्भाग्य से वो परिवार भी कभी इकट्ठे बैठना, अनेक विषयों पर चर्चा करना। 5-6 परिवार में 6 लोग हैं, भोजन के समय इकट्ठे बैठे, कभी भगवान की पूजा करते समय इकट्ठे आए, किसी न किसी अवसर पर दिन भर में 1 घंटा आधा घंटा तो कम से कम एक साथ बैठे। इस परिवार व्यवस्था का पोषण, फिर से उसको स्वस्थ करना, ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन आवश्यक। चौथा स्वदेशी का मंत्र है, दुनिया के सभी देशों में आज गूंज रहा है, अपना देश आत्मनिर्भर हो। बड़े बड़े देश भी बोल रहे हैं। हमारे देश में हजारों वर्ष तक ऐसा प्रवाह चला जिसमें प्रत्येक गांव स्वावलंबी, वहां की जितनी आवश्यकता है गांव के सभी लोग पूरा कर लेते थे। और हमारे देश के गांवों के बारे में कहा जाता है एक स्वतंत्र गणराज्य की तरह थे हमारे गांव। वही न्याय पंचायत से लेकर के सब व्यवस्थाएं थी। बाहर की मिलावट के कारण से जो तंत्र हमने विकसित किया, अंग्रेजियत का प्रभाव आज भी है 77 वर्ष बाद भी। हमारा वेश है, हमारी भाषा है, हमारी शिक्षा है, हमारी
शासकीय व्यवस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था है, जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव है। ये बाहर की हमारी नहीं है। और इसलिए स्वावलंबन अपने देश की जितनी आवश्यकता है अधिकतम अपने देश में पूरी करें। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है। और उसका शुरुआत होती है व्यक्ति परिवार वहीं से। एक गांव अपने गांव की बनी चीज़ों का उपयोग करें, शहर अपने ही शहर में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। बहुत आवश्यक है, बाहर की भी लेंगे यथासंभव। इस प्रकार से क्रमशः ऊपर उठते चले जाएंगे, देश तक जाएंगे। सामान्यतः अपने देश तक ही, अपने गांव से लेकर अपने देश की आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करें, बनी हुई वस्तुओं का, अपने ही देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं का उपयोग करें, अपने ही देश के कारखानों में, संस्थानों में बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादों का उपयोग करें। इस मार्ग पर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारी सामर्थ्य है। इतने प्रतिभा संपन्न लोग दुनिया के हर देश के, हर सभी देशों में हमारे यहाँ से गए हैं। अपने देश में जैसे जैसे स्वाभिमान जग रहा है, देश खड़ा हो रहा है, फिर से अपने देश की ओर लौट करके देश को फिर से श्रेष्ठ बनाने के लिए वो लोग भी कहीं न कहीं सक्रिय हो रहे हैं। दूसरे तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर स्टार्टअप, हमारे युवा सक्रिय हो रहे हैं। एक पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हम इस देश के नागरिक हैं। नागरिक के नाते जो आवश्यक बातें हैं, स्वच्छता से लेकर के भिन्न भिन्न नियमों को पालन करना। कोई ट्रैफिक लाइट है, अगर कोई देख नहीं रहा है तो मुझे निकल जाना चाहिए, ठीक है। बिजली का उपयोग आवश्यक है तो नहीं है तो फिर उसको बंद करना। नल से अगर कहीं पानी बह रहा है, दुर्लभ है जल, उसको बंद करना। ऐसे अनेक विषय हैं। मैं अनेक बार देखता हूँ कि मतदान करने के लिए जो आता है प्रतिशत 50% हुआ, 60% हुआ, बाकी 40% 50% कहाँ गए? हम 5 साल के लिए या 4 वर्ष 3 वर्ष जो भी हो, भिन्न भिन्न निकाय या हमारे केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक का हम चुनाव करते हैं। एक छोटी सी असुविधा नहीं हुआ, क्यों ज्यादा थी, लंबी थी, इसलिए मैं वोट डालने नहीं गया। थोड़ी धूप ज्यादा थी इसलिए मैं वोट डालने नहीं गया, ठीक है क्या? किसी भी देश के नागरिकों की सजगता वही उस देश की ताकत होती है। देशभक्त लोग हैं तो देश का सम्मान होगा ही, कोई खड़ा उसको रोक नहीं सकता। छोटा सा देश है इजराइल, चारों ओर से सब दुश्मनों से घिरा होने के पश्चात भी स्वाभिमान के साथ में खड़ा। हमारे देश की आजादी के साथ ही खड़ा हुआ। उससे पहले तो जमीन ही नहीं थी उनके पास, नाम भी नहीं था इजराइल। 47-48 में खड़े होकर के आज दुनिया का सबसे स्वाभिमानी राष्ट्र खड़ा हो गया। 1 करोड़ कुल मिला के आबादी आज भी। क्या है का उनकी इस शक्ति का आधार? देशभक्त नागरिक। मैं देश के लिए, मेरा देश, उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान, उसके कारण से इजराइल जिंदा भी है, स्वाभिमानी। हम 142 करोड़ हैं, थोड़े ये सामर्थ्य खड़ी हो रही है। जितनी होनी चाहिए उसमें और भी अभी बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। 100 वर्ष की इस यात्रा में अनेक संघर्ष आए, अनेक चुनौतियां आई, उन सबको चीर करके गंगा का पावन प्रवाह जिस प्रकार से अनेक अवरोधों को पार करके गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक पहुंचता है। 100 वर्ष के इस प्रवाह में छोटे से मोहिते के बाड़े के स्थान से शुरू होकर के संघ का यह प्रवाह देश के जीवन के हर क्षेत्र में मांगल्य भी खेल रहा है, समृद्धि ला रही है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है। 25 में जहां खड़े हैं, बहुत लंबे समय तक हम इसको चलाए रखना ऐसा नहीं है। हमारे सारे अधिकारी, डॉक्टर जी से लेकर के सब अधिकारी कहते गए संघ समाजमय हो जाए, समाज संघमय हो। समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना। इन 1 वर्ष के कार्यक्रमों में भी हमने गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, भिन्न भिन्न प्रकार के जो सारे आयोजन रखे हैं, वो इसी प्रकार के हर घर तक, हर व्यक्ति को स्पर्श करना, उसको जागृत करना, उस तक संदेश पहुंचाना। और आचरण की शुद्धता ये सर्वत्र हमारे देश के लिए, हमारे संगठन के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। आचरण में जैसे जैसे देशभक्ति, नैतिकता आती चली जाएगी, कोई एक व्यक्ति अपना आदर्श रख करके अपना जीवन खड़ा करता है तो हम सब देखते हैं अनेक लोग उसका अनुसरण करते चले जाते हैं।
प्रारंभ में मजाक उड़ाते हैं, संघ का भी मजाक उड़ाया, डॉक्टर जी का खूब मजाक उड़ा, लेकिन उचित रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए लगातार चलते चले जाने से आज जहां पहुंचे हैं, सारा देश हमका, हमारा विरोध करने वाले भी एक एक करके कहीं न कहीं साथ आकर के खड़े होते चले। आज के इस पावन पर्व पर 100 वर्ष पूर्ण होने पर और भगवान राम को रावण पर जो विजय प्राप्त हुई, असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, उस सब का स्मरण करते हुए 100 वर्ष की इस यात्रा में देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध बाधाएं आई, आज 2025 में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी की ओर, दूसरी की ओर अग्रसर, लेकिन समृद्धि ये पैमाना नहीं है, हमारे देश की वैभव का पैमाना है हमारी समाज व्यवस्था, हमारी संस्कार व्यवस्था, हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, जीवन आचरण में परस्पर भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग, कैसी संवेदना है एक दूसरे के प्रति, ये हमारी ताकत है, ये हमारा अतीत है, ये हमारी जड़ें हैं। इन सब जड़ों की ओर हम फिर से लौटें, उसको पहचानें, उनको फिर से पानी दें, खाद दें, पुष्ट करें, मजबूत करें। हमारा ये भारत माता का ब्यूटीफुल ट्री फिर से मजबूती के साथ पे खड़ा हो, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयंसेवक के नाते मेरी जो भूमिका है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका विचार करें। इतनी ही आप सबसे विनती करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ।